हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और देखो, सबसे पहले हम एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल राइट। पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। तो जैसे ही एनसीईआरटी खोलोगे 11th क्लास की, तो उसमें तुम्हें मिलेगा कि भाई फंडामेंटल राइट समझने जा रहे हैं। फिर बाद में जब हम एम लक्ष्मीकांत समझाएंगे तो बढ़िया समझाएंगे, उसको ध्यान से देखो। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिलेशन अमंग देम। संविधान केवल यही बात नहीं करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की, नहीं कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उतना ही तक संविधान नहीं है, या उनके बीच में क्या रिलेशन है, लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव से क्या, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से क्या रिलेशन है। संविधान केवल उसी की बात नहीं करता है, संविधान और भी बात करता है। ठीक है ना, तो हम उसकी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बिल ऑफ राइट्स क्या है। ठीक है, देखो, अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल हैव अ सर्टेन राइट and that the government will always recognize these rights. Therefore, it is often a practice in most democratic countries to list the right of the citizen in the constitution itself. Such a list of right mentioned and protected by the constitution is called the Bill of Rights. ठीक है, कि देखो, डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते ही हो, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक जो व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके पास कुछ अधिकार होते हैं, और गवर्नमेंट का ये अधिकार होता है कि वो उनको वो अधिकार दे। समझ में आई कि नहीं है? और शायद दुनिया की जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उन सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो है संविधान है, और वो संविधान उन लोगों को, वहाँ के नागरिकों को इस तरीके का अधिकार देता है, और जिसको संविधान खुद प्रोटेक्ट करता है, और इसी चीज़ को हम बिल ऑफ राइट कहते हैं। ये बात क्लियर? अच्छा, a bill of right prohibit government from thus acting against the right of the individual and ensure a remedy in case there is a violation of these right। कि जो बिल ऑफ राइट होता है, सरकार को खुद प्रोहिबिट करेगा उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ठीक है, कि उस इंडिविजुअल का अधिकार है, उसका आप वायलेशन नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको प्रोटेक्शन में उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। समझ में आए कि नहीं है? हमेशा ये बात याद रखना। राइट का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक तरीके का क्लेम है। जैसे आप एक इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस कराते समय आप प्रीमियम भरते हैं। तो जब आप प्रीमियम भरते हैं, तो कल को आपका अगर क्या बोलते हैं, हेल्थ अगर प्रॉब्लम में होता है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर आप दावा ठोकते हैं कि हमको ये पैसा दो, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाला तुमको वो पैसा देता है। तो सेम चीज़ यही यहाँ पर है कि जब कभी भी हम बात करते हैं कि अ बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट गवर्नमेंट, सरकार को खुद रोकती है, फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योर अ रेमेडी इन केस देयर इज अ वायलेशन ऑफ दीज राइट। ठीक है, कि जैसे आपका क्लेम है कि आपको पैसा चाहिए, तो उसी तरीके से ये आपका क्लेम है, और सरकार को आपके क्लेम के वायलेशन पे वो आपको प्रोवाइड भी कराना पड़ता है, उसका प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम हुम डज अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। कि मतलब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, the right of a person may be threatened by another person or private organization. In such a situation, the individual would need the protection of the government. So it is necessary that the government is bound to protect the right of individual. On the other hand, the organ of the government, the legislature, executive, bureaucracy, or even the judiciary, in the course of their functioning may violate the right of the person। ये हमेशा बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। एनसीईआरटी है, देखो ये बेसिक है, यही बेसिक है, तभी बिल्डिंग बनेगी। कि भाई अब आपके राइट को कोई भी थ्रेटन कर सकता है, उसको कोई भी परेशान कर सकता है। मान लो कि कोई दूसरा बंदा परेशान कर दे, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन परेशान कर दे, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है, उसको जिम्मेदारी बन जाता है कि वो उस इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना, इसलिए जो है, चाहे वो आप किसी भी ऑर्गन की बात करो, चाहे आप लेजिस्लेचर की बात करो, चाहे आप एग्जीक्यूटिव की बात करो, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके आईपीएस ऑफिसर से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से, सब की बात करो, कि भाई वो आपके राइट का प्रोटेक्शन करेंगे। और दूसरे नंबर पर ये भी है कि ये भी याद रखना कि ये हो सकता है कि वो भाई सरकार है, मतलब एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, तो जब वो काम करेगी तो हो सकता है कि सरकार ने कोई आदेश दे दिया, हो सकता है कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया। जब वो जब लॉ बना रही है, तो वो लॉ हो सकता है कि आपके राइट को वायलेट कर रही हो। तो एक्चुअली में क्या होता है
कि जिसको काम करना है वही हो सकता है कि आपके राइट को अपने लॉ से या अपने ऑर्डर से वायलेट आपके राइट को दबा रहा हो, ठीक है ना। तो कल को वही जो आपको दबा रहा है वही आपको प्रोटेक्शन भी देगा, ऐसा संविधान कहता है। ये बात याद रखना कि एक तरफ ये है कि सरकार आपके राइट का प्रोटेक्शन भी करती है, दूसरी तरफ ये हो सकता है कि जो सरकार है या जो लेजिस्लेचर है वो आपके राइट को, या जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपके राइट को दबा रही हो। तो जो दबा रहा है वो प्रोटेक्शन भी देगा, ये भी याद रखना। और उसको ये बात कहाँ पे बताई गई है? संविधान में बताई गई, कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कि जो फंडामेंटल राइट आज आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं, इसका डिमांड बहुत पहले ही आ गया था। इसके जब हम ब्रिटिश रूल में थे तभी ये डिमांड आ गया था। इसके लिए मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी 1928। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना कि मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी थी जिसने डिमांड की थी बिल ऑफ राइट की। बाकी बिल ऑफ राइट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि बिल ऑफ राइट बेसिकली क्या है। द वर्ड फंडामेंटल सजेस्ट दैट these rights are so important that the constitution has separately listed them and made special provision for their protection। क्योंकि जब भी हम फंडामेंटल वर्ड लगाते हैं तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक, कि ये बेसिक इनको दिया। जैसे अब आपके संविधान में 6 फंडामेंटल राइट दिए गए, तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट हैं ये आपके बेसिक राइट हैं जो आपको अलग से दिए गए, और इसीलिए संविधान उसका अलग से प्रोविजन भी बना के रखा हुआ है कि इनका प्रोटेक्शन कैसे करना है। समझ में आया कि नहीं आया? और उसका वायलेशन गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। देखो, गवर्नमेंट को काम करना है, लेजिस्लेचर को काम करना है, ब्यूरोक्रेसी को काम करना है, तो काम करने में वो आपके राइट को दबाएगी, लेकिन ये जो फंडामेंटल है ना इसको नहीं दबा सकती, क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये आपसे नहीं छीना जा सकता है। अंडरस्टैंड? फंडामेंटल राइट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट अवेलेबल टू अस। जैसे while ordinary legal right are protected and enforced by ordinary law, अब तमाम तरीके के ऑर्डिनरी लॉ आपके कंट्री में बनाए जा रहे हैं, तो उनका जो ऑर्डिनरी लीगल राइट आपको दिए जा रहे हैं तो उनका इन्फोर्समेंट और उनका प्रोटेक्शन भी ऑर्डिनरी लॉ से होता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है, ये लाइन याद रखना, यहाँ से यहाँ वाली लाइन एकदम अलग अलग है। ये जो लॉ वर्ड के आगे कॉमा लगा है, उस कॉमा के बाद जो इधर वाली लाइन है एकदम अलग है, ठीक है? कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो अन्य राइटों से एकदम अलग है, ठीक है? आपको ऑर्डिनरी लीगल राइट दिया जाता है, उसका प्रोटेक्शन और उसका इन्फोर्समेंट जो होता है वो ऑर्डिनरी लॉ से होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट जो होता है उसकी गारंटी और उसका प्रोटेक्शन दोनों चीज कॉन्स्टिट्यूशन करता है उस देश का। समझ में आया कि नहीं है? अब जैसे ऑर्डिनरी राइट है तो वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर के ऑर्डिनरी कानून से, ऑर्डिनरी प्रोसेस से उसको क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है। ये बात याद रखना, अंडरस्टैंड? बिसाइड दिस नो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन एक्ट इन मैनर दैट वायलेट देम। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन, अब गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है? 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, वो उसको किसी भी मैनर में वायलेट नहीं कर सकती है, ठीक है? जुडिशरी हैज द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द वायलेशन बाय एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार है, उसने कोई एक्शन लिया, अब उससे कोई वायलेशन हो रहा है आपके फंडामेंटल राइट का, तो जुडिशरी को ये पावर भी दी गई है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि उसको प्रोटेक्ट करे। जैसा कि आपके इंडिया में जो ये पावर है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट और रिस्ट्रिक्ट देम इन अनरीजनेबल मैनर। कि अगर किसी भी अनरीजनेबल मैनर से आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के एक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। हाउएवर फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड, रिमेंबर इट। कोई भी फंडामेंटल राइट जो आपको आपके संविधान में दिया गया है वो अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको बोलने की आज़ादी, इसका मतलब नहीं कि आप किसी को गाली देंगे, ठीक है ना? समझ में आएगी ना? गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ और फंडामेंटल राइट। हाँ, अगर गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो उसका रीजनेबल रीजन बताना पड़ेगा। अगर वो रीजनेबल रीजन नहीं होगा और तब तो वो ऑटोमेटिक इलीगल करार दिया जाएगा जुडिशरी के थ्रू। तो ये सब देखो, सब कुछ पॉइंट हैं, जैसे एब्सोल्यूट, अनलिमिटेड, ठीक है, अनरीजनेबल मैनर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसे ये
लॉ के टर्म्स हैं, ये लॉ के टर्म्स आपको एनसीईआरटी से पता होने चाहिए, तभी आप एम लक्ष्मीकांत की किताब को अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, अब आप उसको बैठ के देखिए, फिर मैं जब फंडामेंटल राइट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और भी बातें क्लियर होंगी, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।